नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुभव गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आज एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 44 के भाग 2 के बारे में। इससे पहले कल की क्लास में आप लोगों ने 44(1) पढ़ा था, जिसमें उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां थी, जिसमें आप लोगों ने उत्तराखंड के सभी 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज उसी के भाग 2 में, जिसमें हम लोग 44 के भाग 2 में हिंदी, जीएस और रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हिंदी का पहला प्रश्न पूछा है आपसे, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है? ऐसे सवाल अक्सर आपको उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हिंदी में कई बार मैंने आपसे कहा है कि गढ़वाली कुमाऊनी नाटककारों के बारे में आ जाएगा, या फिर कुछ कहावतें आ जाएंगी, हमारे जो औखाणे हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, राइट। तो इसी तरीके एक सवाल पूछा है कि बिंद्रा नाम का जो गढ़वाली नाटक है, इसके लेखक वास्तव में हैं कौन? आपके पास में ऑप्शन है डॉक्टर हरिदत्त शैलेश जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी, मंगलेश डबराल या भगवती प्रसाद चंदोला जी। तो इसका जो सही जवाब आता है साथियों, वो आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी। मैं आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम डोभाल जी, जिनका जन्म टिहरी गढ़वाल के मुसमोला गांव में 1920 में हुआ है, उन्हीं के द्वारा बिंद्रा नामक जो नाटक है इसकी रचना की गई है। साथ में मैं आपको बता दूं कि डोभाल जी का जो पहला काव्य है उसका नाम है ना इथा याद आवा। अब जो लोग गढ़वाली भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए बहुत इजी है, ना इथा याद आवा यानी कि इतना याद मत आओ, ये इन्होंने पहली रचना लिखी थी। इसके अलावा डोभाल जी जाने जाते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में हिसर के लिए। हिसर आप लोग जानते हैं, पहाड़ में एक खाने से संबंधित क्या है, एक फ्रूट है छोटा सा, राइट। हिसर कटीली झाड़ियों में लगता है, तो हिसर इन्होंने लिखा है। साथ में इन्होंने लिखा है धुनियारो यो उठो, इन्होंने लिखा है कुआं, इन्होंने लिखा है बुरांस, या इसी तरीके से इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आता है सुबेर, या इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आता है फजीतू। फजीतू मतलब फजीत होती है ना, किसी कार्य को करते हैं फजीत होती है, तो फजीतू इत्यादि। तो ये लिखने वाले कौन है? डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी हैं। बात कर लेते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौर सैनी, लौकिक संस्कृत या फिर पश्चिमी हिंदी। अब इसके सही क्रम की अगर हम लोग बात करें तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जो विकास हुआ है वो प्राचीन संस्कृत का हुआ है, यानी कि सीक्वेंस के मुताबिक एक सबसे पहला आना चाहिए। तो जिन ऑप्शंस में एक नहीं है, पहले हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो हुआ है विकास, वो है किसका? अब संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत का दूसरा विकास होगा। इसके बाद आएगी सौर सैनी और लास्ट में आएगी पश्चिमी हिंदी, यानी कि सही जो जवाब इसका बनेगा वो बनेगा 1, 3, 2 और 4। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, मंगलेश डबराल जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या गिरजा कुमार माथुर जी। तो इसका जो सही जवाब आप लोगों के पास आता है फ्रेंड्स, वो आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप सब जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, ये छायावाद युग के 4 बड़े स्तंभों में से एक नाम आता है। मूलतः इनका जो निवास स्थान है ये उत्तर प्रदेश में है। उन्नाव के रहने वाले व्यक्ति हैं, और इनको बचपन में जो इनका नाम हुआ करता था, कई बार ये सवाल पूछ लेता है नहीं, बचपन में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम क्या था? तो इनको जो है सूर्य कुमार के नाम से जानते थे। सॉरी माय बैड, ये जो है सूर्य कुमार के नाम से जो है इनको जाना जाता था बचपन में। बाद में इन्हीं को जो है महाप्राण के नाम से भी जाना जाने लगा। और बात करें अगर हम लोग इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं की, तो आप जानते हैं कि निराला जी की जो पहली काव्य रचना थी उसका नाम क्या था? कई बार ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं, तो वो था अनामिका। अनामिका जो है इनकी सबसे प्रथम कृतियों में से एक आती है, 1923 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने जो लिखा है, अच्छा ये जो मैंने अनामिका की बात की है ना, ये पहली कविता संग्रह की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए भी ध्यान रखना है ना। इससे पहले इन्होंने जूही की कली लिखी है 1916 में। साथ में इन्होंने गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, है ना, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, ये सारी रचनाओं का भी इन्होंने क्या किया है? निर्माण किया है, या इन रचनाओं को इन्होंने लिखा है। तो सही जवाब हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
अगले प्रश्न की ओर यदि बात करें तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा है? आप लोग जानते हैं कि अनेक लेखक हुए हैं और प्रत्येक लेखक ने जो है अनेक कालखंडों के नाम अलग अलग नाम से रखे हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख लेखक का नाम आता है, सभी लोगों ने सुना है, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या लिखा है सर? इन्होंने कहा है कि जो आदिकाल है वो सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन, जिनको बचपन में केदार पांडे के नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े जो है लेखक हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन को एक उपाधि दी गई है और आप सब इस बात को भली भांति समझते भी हैं कि इनको जो उपाधि दी गई है वो है महापंडित की उपाधि, राइट। यानी कि महापंडित जो है इनको कहा गया है इनके साहित्यिक रचनाओं के लिए। कहते हैं कि जिस समय बचपन में केदार पांडे थे, तो जब वे 1930 में श्रीलंका गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो तभी से इनका नाम बदला और ये जो है राहुल सांकृत्यायन के नाम से जो है जाने गए। बाकी बताया जाता है कि इन्होंने नैनीताल में भी अपना आवास बनाया था, मतलब नैनीताल में भी रुके थे, है ना। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने राहुल सांकृत्यायन जी को 1963 में क्या दिया है? पद्म पुरस्कार भी दिया है, यानी पद्म भूषण से इनको सम्मानित भी किया है और ये एक बड़ा जो है कार्य है। अब बात करें कि राहुल सांकृत्यायन ये प्रमुख रचनाओं में इनकी कौन कौन सी आती है, तो जैसे इनके अगर हम लोग बात करें तो हुंकार नाम की इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया है। साथ में आप जानते हैं कि इनका स्वभाव जो था थोड़ा घुमक्कड़ी था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते फिरते रहते थे और उन्होंने इसी कारणवश जो है घुमक्कड़ शास्त्र नाम की जो है एक रचना भी लिखी थी कि घुमक्कड़ शास्त्र इन्होंने लिखा था। इनके अलावा इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है शैतान की आंख, ये इनके प्रमुख उपन्यास में आता है, राहुल सांकृत्यायन जी के शैतान की आंख। इन्होंने लिखा है जय योधे। ये सवाल कई दफा बने हैं कि जय योधे के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन साहब है। भागो नहीं दुनिया बदलो, ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। दर्शन दिग्दर्शन, ये किसकी रचना बोलेंगे हमसे? दर्शन दिग्दर्शन, तो ये रचना भी है राहुल सांकृत्यायन जी की। इसके अलावा जो इन्होंने 22वीं सदी लिखा है, दिमागी गुलामी इन्होंने लिखा है, मधुर स्वप्न इनकी रचनाओं में आता है। इसके अलावा बहुत सारी कहानियों को इन्होंने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन जी की कहानियों की बात करें तो जैसे इन्होंने लिखी है कनेल की कथा, कनेल की कथा। साथ में इन्होंने लिखी है सतमी के बच्चे, इन्होंने लिखी है बहुरंगी मधुपरी, इन्होंने साथ में लिखा है सबसे प्रसिद्ध भी है वोल्गा से गंगा। ये सवाल भी बनता है तो वोल्गा से गंगा लिखने वाले भी कौन है? राहुल सांकृत्यायन साहब है। और अंत में आप लोग जानते हैं कि 1963 में दार्जिलिंग में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके जो है प्रमुख क्या है? कुछ यात्रा वृतांत में, यात्रा वृतांत में किन्नर देश की और मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, है ना, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 महीने या 25 मास हैं, ये सब जो लिखा है वो राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाओं में शामिल होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न आपसे पूछता है कि आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? देखो आप लोग दो तीन चीजों को जरा ध्यानपूर्वक समझने। एक होता है टिप्पण, मुख्य टिप्पण जिसको कहते हैं नोटिंग के नाम से जो आता है, राइट। और ऐसा ही हमारे पास में एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड आनुषंगिक टिप्पण। तो सवाल पूछता है कि आनुषंगिक टिप्पण वास्तव में होते क्या है? विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, या देखो मैंने कहा था ना एक मुख्य टिप्पण होता है, तो मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला जो टिप्पण होगा, जो पत्र होगा, उसी को आनुषंगिक टिप्पण के नाम से जानते हैं। आप यूं समझो कि जो हमारे पास में मुख्य टिप्पण होता है, तो उस टिप्पण से संबंधित अधिकारी के पास में अगर मान लीजिए कोई अन्य मैसेज भेजना है, कोई अन्य संदेश भेजना है, तो उसको जिस माध्यम से लिखा जाएगा वो आनुषंगिक टिप्पण के माध्यम से ही लिखा जाएगा, राइट। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है? अब आप लोगों ने भाई व्यंजन पढ़े हैं, व्यंजन में आप लोगों ने जो है स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और 25 में से जो पहला वर्ग आता है ये आता है आपके पास में क वर्ग, राइट। अब सवाल ये है कि जो क व्यंजन है इसके विषय में कौन सा कथन आपको सत्य नजर आता है? पहली बात, जहां पर भी का के लिए महाप्राण का उपयोग होगा आप इसको गलत कर दीजिए। महाप्राण तो ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कई दफा कहा है कि क, ख, ग, घ और ग, इनमें से क, ग और ग यानी कि पहला, तीसरा,
और पांचवा जो वर्ण होगा ये हमेशा क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो महाप्राण तो ये भाई हो ही नहीं सकता है, ये अल्प प्राण की भूमिका में आता है, राइट। तो इसलिए तो हो नहीं सकता। और दूसरा चौथा जो होता है वो हमेशा महाप्राण होता है, तो जहां महाप्राण होगा पहले उसको हटा दीजिए। अब दूसरा रुको, दूसरा कह रही है अल्प प्राण है, चलो ठीक है मान लिया हमने अल्प प्राण है, लेकिन क्या ये घोष है? अब घोष को ही सघोष लिखते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो हमेशा अघोष होता है। प्रत्येक वर्ण की मैं बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड जो वर्ण होंगे वो अघोष होंगे, और जो लास्ट के तीन होंगे, है ना, लास्ट के जो मैं क्या बात कर रहा हूं तीन होंगे, वो हमेशा सघोष होंगे। जैसे ग घ ग जो है ये हमेशा सघोष होगा। तो ये लास्ट के तीन है, यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप खुद देखो यहाँ घोष पूछा, जबकि घोष में थर्ड होता है, और क सीरीज में क पहले पर है, इसलिए घोष भी नहीं हो सकता। ये अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्श है, कंठ ध्वनि से निकलता है। तो राइट आंसर जो हमारे पास में आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूं साथियों कि यहां तक कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब इसमें से देखो क्या लिखा है, स्वस्त्यस्तु, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा स्वस्ति धन अस्तु। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्वस्तिस्तु, और ये सही जवाब जो होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कई बार ऐसे सवाल जो है बन जाते हैं कि इनमें से कौन सी संधि का जो है प्रयोग हो रहा है ना। अब दूसरा सवाल क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना कि सर इसमें संधि तो है, लेकिन संधि कौन सी है? क्या आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख पाओगे? वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो कि स्वस्ति, स्वस्ति ती में किस चीज का उच्चारण आ रहा है, छोटी ई का उच्चारण आ रहा है, यस एंड नो, और प्लस यहाँ पर अ है। अब ये क्या बनेगा, कौन सी संधि बनेगी, मैं आपसे जरूर इसका आंसर सुनना चाहूंगा, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जय छंदों की कमी नहीं है, इसमें जय छंदों की संज्ञा जो है वो कौन से भेद को दर्शाती है? अब पहले इस शब्द का मीनिंग समझो कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद हमेशा किसके लिए कहा जाता है? जो व्यक्ति विश्वासघाती होता है ना, जिसने जो है देशद्रोह किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्रों में भाग लिया है, तो वो व्यक्ति के लिए एक शब्द आता है जयचंद। अब हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें कौन सा होगा? तो मतलब ऐसे जयचंद तो देश में पता नहीं कितने सारे होंगे, विश्वासघाती लोग, है ना, देशद्रोही लोग पता नहीं कितने होते होंगे। तो इसलिए ये किसी समूह को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी भाव को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक जाति को दर्शाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब भी क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, जातिवाचक। कई बार कंफ्यूजन होती है भाव और जाति को लेकर, लेकिन भाई मेरे मुताबिक मैं अगर इसके सही जवाब की ओर भागूं तो उसमें क्या आएगा, जाति सूचक आएगा, है ना, कि कई सारे लोग हैं, पूरे मानवों में पता नहीं कितने होंगे, तो ये एक जाति को जो है दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण का प्रयोग कहां पर हुआ है? अब देखो जरा, ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये और रोटी यहां पर ये वाला होना चाहिए कि और रोटी मांगी, मतलब और ज्यादा इसने मांगा है। राम ने मां से पानी और खाना मांगा, मां ने खाने में दाल और रोटी पर परोसी, या राम और श्याम भाई हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन है क्योंकि और तो सब में आया है, लेकिन अगर आप लोग इसको सही ढंग से पढ़ें तो इसमें जो संज्ञा का भाव आ रहा है वो रोटी के लिए आ रहा है, और इसकी विशेषता किसको दर्शाया गया है, यहाँ पर और को दिखाया गया कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, है ना, तो और ज्यादा रोटी मांगी। तो इसके मुताबिक अगर हम लोग चलें तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट हो जाएगा संज्ञा के तौर पर, सॉरी विशेषण के तौर पर। एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द कौन सा इनमें से? देखो, उपाध्यक्ष, भरपूर, सहर्ष या अंतरात्मा। तो अगर आप इनको तोड़ेंगे, है ना, तो इनमें क्या आ रहा होगा, जैसे भर धन पूर, ये भरपूर नहीं बन रहा है। सह धन हर्ष, सहर्ष नहीं बन पा रहा है। अंतर धन आत्मा, इसमें भी शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि जो है एक से ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं उपसर्ग। लेकिन अगर आप उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष में क्या आएगा, उप धन अधि धन अक्ष, क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा, यानी इसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर एक है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? देखो, आसन्न भूतकाल का पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं रीसेंट। आसन्न जहां भी लिखा होगा वो रीसेंट है, और भूत की बात कर रहा है तो यहां पर रीसेंट पास्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल अभी अभी रीसेंट पास्ट की बात कर रहा है।
मोहन आया सीता गई, नहीं यहां पर कोई क्या नहीं है, रिसेंट पास्ट नहीं है। वह आया था, जहां था लग गया तो भाई यहां पर तो रिसेंट हो नहीं सकता। तू आता तो मैं चला जाता, ये भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो मैंने आम खाया है, ऐसा नहीं करो कि मैंने आम खाया मतलब आज से 10 साल पहले खाया था, नहीं नहीं नहीं। मैं कहीं पे गया, उन्होंने ऑफर किया कि लीजिए भाई आम खाइए, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने आम खाया है, मतलब अभी अभी मैंने आम खाया है, समझ लो। तो यहाँ पर जो भाव आ रहा है वो किसका आ रहा है, रिसेंट का आ रहा है, पास्ट का। यानी कि ये आसन्न भूत की क्या है, एक क्रिया में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म जो है वो गलत है। वक्र का उल्टा ऋजु होता है, सही है। निषिद्ध का उल्टा विहित होता है, ये भी सही है। पाश्चात्य का जो है पौर्वात्य होगा, ये भी सही है। लेकिन जो कटु है, कटु का मतलब जैसे कई बार हम कह देते हैं कटु वचन, यानी कि कड़वे बोल, कड़वा वचन। तो कटु का उल्टा क्या होगा, तिक्त होगा, नहीं, बल्कि कटु का उल्टा तो मधुर हो जाएगा, मधुर वाणी, या मीठा वचन हो जाएगा। तो यहां पर मधुर या मीठा लिखा जा सकता है, न बल्कि कटु। तो मेरे मुताबिक इसके राइट आंसर को हम लोग डी ही पिक करेंगे कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट वन, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब आप जानते हैं कि वाक्य जो है हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक होते हैं साधारण या सामान्य वाक्य जो होता है, जिसमें एक विधेय और एक क्या होता है, उसमें उद्देश्य होता है। एक होते हैं मिश्र वाक्य और एक होते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी पहचान जो मैंने आपको कई दफा बता भी रखी है, वो क्या होता है, इसमें संयोजक चिन्ह होते हैं। और संयोजक चिन्ह के रूप में क्या आता है, और चिन्ह भी आता है ना। अब मिश्र क्या होता है, जहां पर एक कोई मुख्य वाक्य होता है और उस पर आधारित कोई अन्य उपवाक्य होता है, समझ लो। तो यहां पर जो है हम लोगों से अगर पूछा जाए कि कौन सा संयुक्त वाक्य, तो इसमें संयोजक चिन्ह देखो और लगा हुआ है ना। तो इट मीन्स कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। तो ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे आओ। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। अब एक चीज मुझे बताओ, सींचने की जब बात आती है तो सिंचाई तो भाई पानी से ही होगी ना। अब ये कॉमन सेंस है, मिट्टी से तो कोई चीज सींची नहीं जाएगी, फूलों से तो कोई चीज सींची नहीं जाएगी। तो जब यहां ये कह रहा है कि पौधों को सींचा जा रहा है, तो उसमें जल लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। जल नहीं भी लिखोगे तो भी हमें पता है कि वो सींच रहा है ना। तो इसका राइट जो बनेगा सबसे शुद्ध वाक्य में, तो वो बनेगा कि श्याम पौधे सींच रहा है। और पौधे सींचना मतलब पानी से ही सींचेगा, चाय से कौन ही सींचेगा, कॉफी क्यों ही डालेगा वो पौधों में। तो ऑप्शन क्या बनेगा उसका, ए बन जाएगा 14th का राइट आंसर। 15th पे आओ जल्दी से। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अभी हम लोगों के पे भी फिट बैठता है जी। हम लोग इतनी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, लेकिन सरकार के हालातों को देखते हुए आप लोग समझते हैं कि मजबूरन हमें वो काम करना पड़ जाता है जो हमारी योग्यता से थोड़ा कम है। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई काम छोटा है बड़ा है, लेकिन भाई आप जिस कार्य के योग्य हो, आप जिस कार्य को कर सकते हो, जिसमें आप सक्षम हो, उस बराबरी का कार्य आपको नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। होता ही है भाई, कब तक आप लोग मतलब वेट करोगे कि गवर्नमेंट आएगा, सरकारी भर्ती आएगी आएगी आएगी, और कब आएगी, कब रिजल्ट निकलेगा, क्या उसमें पैरिटी होगी, करप्शन तो नहीं होगा। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्थापूर्ण आप क्या करते हो, निम्न स्तर का कोई कार्य जो है वो आरंभ कर लेते हो। समझ रहे हो कि नहीं। तो आप जो है मतलब इतने योग्य हो, इतने पढ़े लिखे हो कि आप जो है ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हो, नौकरशाह बन सकते हो। लेकिन मजबूरन अब क्या करना पड़ रहा है जी, हमें कोई अपनी योग्यता से कम काम करना है। तो ये तो वही बात हो गई कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। राइट। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इजी है ना क्वेश्चन, इतना ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। 16वें पे आते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता का निर्माण करे, बस बोलने की देरी है, नवजोत सिंह सिद्धू है जी। तो ये क्या सही जवाब हो जाएगा, आशु कवि। यानी कि जो तुरंत जो है कविता का निर्माण कर देता है वो क्या होगा, आशु कवि होगा। सही बात है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 16 का सही जवाब। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग गई, सारंग कही गई चोट। अब यहां एक चीज तो स्पष्ट हो गया है, मुझे उम्मीद है कि जितनी भी बार मैंने अलंकार पढ़ाए हैं, तो आप लोगों को एक चीज जरूर पता है कि जहां पर कोई एक शब्द, जैसे सारंग है, सारंग है, सारंग है, सारंग लिखा है, सारंग लिखा है, तो ये क्या है, मैं किसी एक शब्द की बात कर रहा हूं। तो ये शब्द क्या है, ये एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। यस और नो, एक से अधिक बार क्या हुआ है, इस शब्द का प्रयोग हुआ है।
और हर बार क्या होगा, इस शब्द का जब अर्थ ढूंढोगे आप लोग, मीनिंग ढूंढोगे, तो वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा। तो जहां पर शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता आए, तो उसमें कौन सा अलंकार पाया जाएगा, तो सर उसमें यमक अलंकार पाया जाएगा। क्योंकि मैंने कई दफा कहा है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है यमक, इसका मतलब ही अपने आप में होता है जोड़ा। यमक शब्द का अर्थ का क्या होता है, यहां पर इसका अर्थ होता है यहां पर जोड़ा से। ठीक है, समझो इस बात को। अब जैसे क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये पहला टर्म जो लिखा है सारंग, तो यहां पर सारंग का मतलब है जलते दिए से या दीपक से। सारंग मतलब दीपक, क्लियर है। सारंग ले सारंग चली, अब सारंग चली मतलब समझ जाओ कि सारंग में दूसरे प्रसंग में इसका अर्थ क्या आ रहा है, स्त्री आ रहा है। कई सारंग की ओट, तीसरा जो सारंग आ रखा है वो शब्द इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, आंचल के लिए। कि भाई जो सारंग है वो जो है अपने आंचल में थोड़ा सा छिपाकर, ताकि हवा ना चले, हवा से दीपक ना बुझ जाए, तो वो दीपक को लेकर चल रही है। की ओट सारंग छीनो पाई के, अब इसमें क्या हुआ कि तुरंत क्या हुआ कि जो हवा, अब देखो ये वाला जो है चौथे प्रसंग, देखो पहले सारंग का अर्थ दीपक, दूसरे सारंग का अर्थ स्त्री, तीसरे सारंग का अर्थ आंचल, चौथा ये जो सारंग है ये भी आंचल के लिए प्रयोग में आ रहा है, और पांचवा जो आंचल है ये प्रयोग में आ रहा है हवा के लिए। अब देखो, दीपक ले स्त्री चली आंचल की ओर में, यही कह रहा है ना। और जो है हवा का झोंका आते ही वो सारंग या वो आंचल जो है वो उड़ गया, तो ये क्या आएगा, इसमें यमक अलंकार आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ भी पा रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत आसान भी है, इजी भी लगेगा आपको बिना किसी डाउट के भाई, क्योंकि हम लोग ने कई बार ये पढ़ा भी है। अब हमसे प्रश्न क्यों क्या पूछ लेता है, प्रश्न पूछ रहा है कि रूपाभ, आप सब जानते हो इस बात को कि रूपाभ क्या है जी, सर ये एक मासिक पत्रिका है, ये मासिक पत्र है, और इसका जो प्रकाशन किया गया है वो किया गया है 1938 में। लेकिन सवाल स्टिल यही है कि सर इसको जो है किसने प्रकाशित किया हुआ है, तो ऑप्शंस के मुताबिक हरिओद, निराला प्रसाद या पंत। तो सही जवाब क्या आएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम आएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन क्या सही बनेगा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, और ये जो है हमारा 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है भाई। अब देखो जरा, व्यक्तिगत पत्र की बात कर रहे हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ये सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है ना। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखा जाता है, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र। अब देखो क्या पूछे कि कौन सा कथन जो है इसमें से गलत है। तो देखो इसमें गलत जो बात है वो ये है कि इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, आपकी जो यहाँ पर लिखावट होगी वो बिल्कुल क्या होगी, अब आप जानते हैं ना कि व्यक्तिगत पत्र है, तो व्यक्तिगत मतलब जो अपने सगे संबंधी हैं, भाई बहनों को लिखा जा रहा है, माता पिता को लिखा जा रहा है, दोस्तों को लिखा जा रहा है ना, जो है प्रेमी प्रेमिका को लिखा जा रहा है, तो व्यक्तिगत पत्र है। तो भाई इसमें प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा आपसी संबंधों का, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन हिंदी की बात करें तो अभय और उभय, इन शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या है। तो अभय का मतलब होता है क्या, जिसको डर ना हो, यानी जो निर्भय होता है। और उभय, देखो हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना उभयचर, उभयचर प्राणी मतलब जो सर जल में भी रहता है थल में भी रहता है। तो अभय और उभय का जो सही जवाब आएगा, तो अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों, है ना, दोनों होता है ना, जल थल दोनों, तो दोनों में रहने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब निर्भय हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक के प्रश्नों को लेकर कोई ज्यादा आप लोग को जो है परेशानी नहीं होगी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के जीएस वाले सेगमेंट पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग स्टार्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहाँ चले गया, ये रहा, देखो। तो एक तरफ आपसे क्या पूछा हुआ है, इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा हुआ है, और ऑन द अदर साइड जो है इसमें लिखा गया है कि इसका मुख्य सेंटर या मुख्य केंद्र इसका जो है वो कहां पर है, राइट। चलिए
सबसे पहले देखते हैं सीमेंट फैक्ट्री के रूप में प्रसिद्ध जो फैक्ट्री है वो पोरबंदर यानी कि गुजरात में है। तो गुजरात में कई सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, ये कथन तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही कुछ पेट्रोकेमिकल हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें पेट्रोकेमिकल जो है इंडस्ट्रीज के बारे में, तो जैसे रिलायंस एंड ऑल वाली भी है। तो ये कहाँ पर है सर? ये जो है नागथेन में है। अब नागथेन नामक जगह कहाँ पड़ती है जी? सर ये महाराष्ट्र में पड़ती है। तो ये भी कथन सही है। शुगर मिल के रूप में जो है सिलवासा फेमस है। अब पहली बात, सिलवासा कहाँ पर है? सर ये दादरा और नागर हवेली में एक जगह है। और दादरा और नागर हवेली में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे मोटे चीनी मिल नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर कोई शुगर फैक्ट्री नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मुझे गलत नजर आता है। और बाकी सब लोगों को पता है राउरकेला यानी कि ओडिशा है, और ओडिशा के राउरकेला में क्या हुआ है? एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। आपने जवाब देना कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें मुख्य रूप से भिलाई, दूसरा यही राउरकेला है ना। आप लोगों ने इसके बारे में उम्मीद है मुझे कि शायद इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में पढ़ा भी होगा। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, इन परियोजनाओं को लाया गया था? राइट। तो ये आप लोगों ने एक आंसर लिखना है क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में। स्टेटमेंट बेस एक क्वेश्चन आता है कि लिग्नाइट इज द लोवेस्ट क्वालिटी कोल इन विच द कार्बन कंटेंट इज अबाउट 35 to 40। ये भी ठीक है, लोवेस्ट क्वालिटी का आता है भाई लिग्नाइट। इससे भी लोवेस्ट क्वालिटी में अगर आप लोग चलोगे तो पीट आ जाएगा, है ना। तो वो उसमें भी खैर मैं अभी बात करूंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा उसके लिए। दूसरा लिखता है कि झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट। नहीं, मुझे तो सरासर झूठ लगता है, क्योंकि अगर लिग्नाइट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करेंगे भारत में तो वो तमिलनाडु आएगा, न बल्कि झारखंड। तो रीजन तो सीधे सीधे जो है खराब है ना। रीजन इसका क्या है? खराब है, गलत है। लेकिन कथन इसका जो है बिल्कुल सही है। तो यानी इसका राइट जवाब जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है? देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि हाइड्रोजन विजन की शुरुआत भारत में ऐसा माना जाता है कि उस समय जो जनता पार्टी की सरकार थी, 2000 में जनता पार्टी थी ना, चेक कर लेना एक बार, जनता पार्टी थी, ठीक है, वो आप देख लेना। तो 2000 में क्या हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। और इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? भंडारण करना है, इसका स्टोरेज करना है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन विजन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, मैं फिर कह दूं इस बात को कि ये कई दफे पूछे गए प्रश्नों में से एक है और महत्वपूर्ण प्रश्नों में भी आता है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर में आपने सही क्रम बताना है। तो आप जानते हैं कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि दक्षिण जो हमारे पास में पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें सही सीक्वेंस क्या है घाटों का? राइट। तो यहां पर सबसे पहला जो घाट आता है इसको थाल घाट के नाम से जानते हैं। अभी जो थाल घाट है ना, इसको कई बुक में थुल घाट भी लिखा होता है या कसारा घाट भी लिखा होगा। अगर मान लीजिए कि इसको आप लोग जो है कसारा घाट भी लिखते हैं, कसारा घाट, तो भी ये जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। और सवाल ये पूछता है कि ये थाल घाट है कहां पर? तो सर ये मुंबई में है, और ये क्या करता है? ये नासिक को कनेक्ट करता है। किससे? मुंबई से। तो मुंबई टू नासिक के बीच में क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये आ जाएगा थाल घाट। अब थाल घाट के नीचे ही दूसरा क्या होता है सर? भौर घाट आता है। और भौर घाट किसको किसको जोड़ेगा आपस में? तो भौर घाट जब भी आपसे पूछेगा, है ना, तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं? मुंबई को, आई थिंक थोड़ा सा रीचेक जरूर कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। तो ये मुंबई को शायद पुणे से जोड़ता है, तो मुंबई पुणे के बीच में भौर घाट आ जाएगा। और फिर इसके बाद एक और आता है पाल घाट, जिसको पलक्कड़ घाट भी कहते हैं, राइट। और पाल घाट या पलक्कड़ घाट जो होता है ये जोड़ता है किसको? ये जोड़ता है कोयम्बटूर को, यानी कि तमिलनाडु में ना। तो ये क्या करेगा? ये कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का, इसको जोड़ेगा किससे? पलक्कड़ से। इसीलिए मैंने कहा इसको पलक्कड़ भी कहते हैं। और पलक्कड़ नाम की जगह कहां पर है? केरला में है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं दक्षिण भारत की जो इंपॉर्टेंट आते हैं उसमें अंबा घाट आता है। अब ये जो अंबा घाट है ये रत्नागिरी जिले को जोड़ता है कोल्हापुर को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, यानी महाराष्ट्र में। ऐसा ही एक हमारे पास में नाने घाट आता है। नाने घाट जो जोड़ता है वो जूनार और पुणे को जोड़ता है, दोनों ही महाराष्ट्र में, आप लोग जानते हैं। ऐसा ही एक हमारे पास में आता है अंबोली घाट। अंबोली घाट की अगर हम लोग बात करें तो ये जोड़ेगा किसको? सावंतवाड़ी जिले को, महाराष्ट्र के कहां से? कर्नाटक के बेलगाम से। तो बेलगाम कर्नाटक और सावंतवाड़ी के बीच में जो है वो क्या आता है? अंबोली घाट आता है। समझो इस बात को। तो ये मतलब कुछ मैं मेन आपको बता रहा हूँ जो घाटों के बारे में पूछ लेता है दक्षिण भारत से जुड़े हुए, पेनिनसुलर इंडिया से जुड़े हुए प्रश्नों के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूं
तो एक तरफ आपके पास में तीर्थंकर से, आप सब जानते हैं कि जैनिज्म में तीर्थंकर का सिद्धांत चलता है, और जैनिज्म में कुल मिलाकर कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से जो पहले तीर्थंकर हुए थे इनका नाम था क्या? आदिनाथ जी, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। अब एक तरफ हमने पूछ लिया तीर्थंकरों के नाम और दूसरी तरफ उनके सिंबल्स क्या हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो आदिनाथ को सिंबल दिया जाता है टॉरस या वृषभ का, या कहीं पर सीधे सीधे सांड लिखा होता है तो सांड के तौर पर कौन आते हैं? ये आदिनाथ जी आते हैं। अब इट मीन्स कि पहले का राइट आंसर एक ही होना चाहिए, तो जहां एक नहीं है पहले तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए यहां से आप लोग। अब सवाल में दूसरा पूछ रहे हैं मल्लीनाथ। आपको मैं यूं बता दूं कि मल्लीनाथ जो है वो जैनिज्म में 19वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं, और मल्लीनाथ जो है इनका जो सिंबल माना जाता है वो जल कलश के रूप में जो उसको माना जाता है, यानी कि दूसरे का 4 आना चाहिए। तो एक के बाद सीधा देखो हमें आंसर वैसे मिलेगा कि एक के बाद में 4 आना चाहिए, अर्थात पार्श्वनाथ जी जो कि किस नंबर पे हैं सर? 23वें नंबर पे, 23rd में जो तीर्थंकर आते हैं, तो इनका सिंबल क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका सर्प। और लास्ट में बताएं, सॉरी ये उल्टा हो गया क्रॉस, ठीक है। पार्श्वनाथ जी का क्या हो गया? सर्प हो गया। और तब बचे हमारे पास में कौन? संभवनाथ जी। तो संभवनाथ जी के लिए जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? हॉर्स आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, है ना। तो आप सीक्वेंस समझिए कि 1, 4, 3 और 2 ये इसका सही जवाब होता है, और जैनिज्म में इस सिद्धांत को लाया गया है। महावीर की बात करें 24वें अंतिम तीर्थंकर की, तो इनके लिए जो आता है सिंबल वो आता है सिंह, है ना। तो सिंह सिंबल अगर पूछा कल को तो वो सिंबल किसका है? स्वामी महावीरा का है। 66 पे आइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित थे। बिल्कुल देखो कौन कौन से न्यायालयों की बात करता है अर्थशास्त्र या कौटिल्य। तो कौटिल्य मुख्य रूप से कहता है कि मौर्य काल में 2 प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं थी। एक था इसमें धर्मस्थीय न्यायालय और एक था इसमें कंटक शोधन न्यायालय। जो धर्मस्थीय न्यायालय होता था इसमें मौर्य काल में सभी प्रकार के जो सिविल मामले थे वो सिविल मामले इसमें जाते थे, यानी उस समय का जो सिविल कोड था वो क्या था? धर्मस्थीय, नाम ही है धर्म से। और जो कंटक शोधन था ये किस चीज के लिए था सर? ये आपराधिक मामलों के लिए, या दांडिक मामले कह सकते हैं, कि जो आपराधिक मामले होते थे, क्रिमिनल मैटर्स। इन आपराधिक मामलों की सुनवाई जिस अदालत में होती थी उसको कंटक शोधन कहते थे। बाकी रज्जुक जो था ये कोई न्यायालय नहीं है, बल्कि ये धम्म प्रचारक है, धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले एक अधिकारी है। और धम्म महामात्र प्रत्येक 5 साल में इसका जो है निर्माण, इसका मतलब क्या बोलेंगे, गठन करता था। कौन? अशोक करता था, इसका चयन नियुक्ति करता था। और ये भी क्या था? ये भी अपने आप में धर्म का एक प्रचारक होता था। तो ये भी धम्म प्रचारक की भूमिका के तौर पर आता था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें सही सीक्वेंस में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 जो है वो क्या थे? न्यायालय इस समय हुआ करते थे। प्रश्न पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखो सीता क्या होता था? राजकीय भूमि से होने वाली आय सीता होता था, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, पार्ट ऑफ, पार्ट नहीं आएगा भाई, क्या लिख रहा है? भाग है ये, पार्ट कैसे आ जाएगा? इंग्लिश में भी इसको भागा लिखना। और भाग क्या था? ये क्या था? उपज के एक निश्चित हिस्सा हुआ करता था। बलि जो था ये एक प्रकार का राजस्व था, ये भी ठीक है। लेकिन जब बात आएगी हिरण्य प्रकार के टैक्स की, तो हिरण्य अनाज के तौर पर या ग्रेन्स के तौर पर नहीं लिया जाता था, बल्कि ये जो होता था ये टैक्स होता था हमेशा पेड। किस चीज में? इट वॉज पेड इन मे बी कैश, या तो कैश में दीजिए, या तो मे बी इन गोल्ड, या तो आप जो है सीधे सीधे सोने के फॉर्म में, या तो जो है कैश के फॉर्म में राजा को क्या करोगे? इनकम पहुंचाओगे या रेवेन्यू पहुंचाओगे। तो उसके लिए क्या आता था? हिरण्य आता था, न बल्कि अनाज के रूप में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, जो कि हमें गलत सुमेलित पकड़ना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ फिलोसफीज है, दूसरी तरफ उनके फिलोसोफर के नाम है। अब आप जानते हैं कि रामानुजाचार्य जी का बात जब भी आएगा तो ही वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैतावाद। और अगर हम लोगों को बाकी नहीं आते तो मैं एलिमिनेशन मेथड बता चुका हूं कि हमें ये श्योरिटी हो चुकी है कि पहले का राइट आंसर 4 ही है, राइट। ऐसे ही मतलब माधवाचार्य जी जो लाए थे वो ड्युअलिटी लाए थे, द्वैतावाद या ड्युअलिज्म जिसको कहते हैं। निम्बार्काचार्य जी की बात करेंगे तो निम्बार्काचार्य जी ने लाया था द्वैताद्वैतवाद, और बल्लवाचार्य जी लेकर आए थे कौन सा? शुद्धाद्वैतावाद। ऐसे ही आप लोगों ने नाम सुना है। अब आप बताओ किसने दिया है फिलॉसफी? वैसे तो मुझे उम्मीद है सभी को पता है, चलो मैं बता ही देता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी ने जो दिया है वो दिया है अद्वैतवाद, यानी कि नॉन ड्युअलिज्म। इनके अनुसार 2 तो कुछ है ही नहीं,
एक ही है, संसार का जो निर्माण हुआ है वो एक ही चीज से हुआ है और वो है ब्रह्म। तभी वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब ये घमंड नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है, पूरे संसार का जो क्रिएशन हुआ है वो ब्रह्म से हुआ है। आपने इनका एक तथ्य सुना होगा कि एकमात्र सच्चाई ब्रह्म है और बाकी जितना भी जगत है, जितना भी संसार है, वो सब मिथ्या है, झूठ है। द ओनली रियलिटी इज ब्रह्मा एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज इल्यूजन। ये क्या है, एक मिथ है, एक इल्यूजन है, राइट। तो उसको मिथ बताया है और वो किसने बताया है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 69 पाओ। तानसेन, आप सब जानते हैं था कौन वास्तव में तानसेन, तो तानसेन जो है सर ये अकबर के नवरत्नों में से एक आता है और अकबर के नवरत्न होने के नाते इसका जो है एक टाइटल भी अकबर ने इसको दिया था। लेकिन पहले इसके रियल नाम को जानते हैं। इसका रियल नाम है रामतनु पांडे और जैसे मैंने बताया कि अकबर ने इसको एक टाइटल दिया था क्योंकि मधुर गाता था, इसलिए अकबर ने इसको कंठ भरण वाणी विलास का क्या दिया है, उपाधि दिया है। कंठ भरण वाणी विलास के नाम से जो है कौन जाना जाता है, दैट इज तानसेन। और 9 रत्नों में से एक नाम जो आता है वो आता है तानसेन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 17th क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जरा गौर से सुनना, पूछे कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नो, दिस इज फॉल्स, गलत है। अगर ये पूछता कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर, जनरल नहीं लगाना चाहिए था जी, तो फर्स्ट गवर्नर होता तो सही होता। जबकि फर्स्ट गवर्नर जब जनरल शब्द जुड़ जाएगा तो गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, आप खुद देखो। वर्ष 1872 में एंड हुआ, 18 नहीं सॉरी, 1772, और 1772 के बाद यानी कि जब 1773 का चार्टर एक्ट आया था तो जो बंगाल का गवर्नर होता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। तो भाई यहाँ तो हेस्टिंग का नाम आना चाहिए, न बल्कि इसका। तो पहला कथन तो सरासर झूठ हो गया। फिर कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये 1833 ने क्या किया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसी को पहला गवर्नर जनरल चुना गया। यानी कि केवल इसका जो सही कथन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आप लोग इस क्वेश्चन को जो है पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि Which of the following pairs of authors and books in ancient India is not correctly matched? अब देखो मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, शूद्रक है। चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ ही गए, सही जवाब है। रघुवंशम किसने लिखी, कालिदास जी ने। कालिदास ने रघुवंशम लिखी है। या इन्होंने मेघदूतम लिखी है। कई बार मेघदूत पूछ लेता तो मेघदूत को लिखने वाले भी कौन है, यही व्यक्ति हैं। इन्होंने ऋतु संहार लिखी है। इन्होंने कालिदास ने कुमार संभव लिखी है। ये तो मैं इनके प्रमुख रचनाओं की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, है ना। ये भाई मालविकाग्निमित्रम, ये सब लिखने वाले कौन है, कालिदास जी है। अश्वघोष ने क्या लिखी है, बुद्ध चरितम लिखी है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है सौंदरानंद। अश्वघोष ने क्या लिखी है, सौंदरानंद करके भी लिखी है। इन्होंने ही सूत्रालंकार लिखी है। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी है तो आप लोग समझ पाओगे। लेकिन जब कादम्बरी के राइटर की बात करेंगे तो हर्षा कैसे हो जाएगा, नहीं, बल्कि हर्ष का जो दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण भट्ट। तो बाण भट्ट जो है वो ऑथर है किसका, 2 बुक्स का। कौन कौन से, एक बुक तो हो गई कादम्बरी और दूसरी बुक जो बाण भट्ट लिखता है उसका नाम सबको पता है और वो है हर्ष चरित करके। रही बात हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने तो 3 बुक लिखी है। इसने लिखी है प्रियदर्शिका, इसने लिखी है रत्नावली और साथ में इसने लिखी है नागानंद। नागानंद भी किसकी रचना है, वो हर्षवर्धन की रचना है। तो यानी गलत पिक करना था, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग गलत पिक कर दीजिएगा। 72 पे आइए जल्दी से। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब पहली बात तो देखो, जहां पे ट्राइबल्स के मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो उसके लिए 5th शेड्यूल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। 3rd में तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3rd में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन है, यानी शपथ एवं प्रतिज्ञा की बात की गई है। 9th शेड्यूल की बात करेंगे तो 9th शेड्यूल में क्या आता है, आपका लैंड रिफॉर्म आता है, बाद में जोड़ा गया था, आप लोग जानते हैं इस बात को। 12th शेड्यूल जो है ये म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए आती है। अब बची एक ही हमारे पास में 5th शेड्यूल, तो इसमें क्या आ जाएगा सर, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं
या जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके नियंत्रण और इनके प्रशासन से जुड़े हुए प्रावधान किसमें आते हैं, वो 5th शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73rd क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो, अगर हम लोगों से डीपीएसपी पूछ रहे हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज पूछ रहा है, तो इसमें स्पष्ट यूं किया गया है कि आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है किस चीज के बारे में कि भाई आप क्या करेंगे, आप स्मारकों को, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण पर जो है ध्यान रखेंगे। राइट, तो ये किस में आ जाएगा, आपका आर्टिकल 49 में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा सवाल है ना। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आर्टिकल 66 आप लोग को पढ़ना पड़ सकता है ना। अब देखते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा की गई कार्यविधि मान्य होगी। राइट, अब ध्यान से समझना, लिख रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा मैं भी इसको समझ नहीं पाया हूं क्या पूछ रहा है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो, पहले मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था। जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उनके चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप सब इस बात को समझ जाएंगे कि संविधान के आर्टिकल 71 के भीतर साफ लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका जो समाधान करेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। राइट, अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर उनके चुनाव को वॉइड भी कर दिया जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया, उनको जीरो भी कर दिया, तो जो भी उन्होंने कार्य किए हैं जिस समय वो पद पर थे, तो क्या वो बने रहेंगे, क्या वो वैलिड रहेंगे? तो पहला कथन बिल्कुल सही, वो वैलिड रहते हैं। द एक्शन टेकन बाय हिम एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन इज नॉट वैलिड। ये कथन क्या है, सरासर गलत है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा की गई कार्यविधि मान्य नहीं होगी, तो ये कथन गलत दे रहा है। तो यानी इसका जो सही जवाब होगा वो केवल एक उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में, यानी कि इसमें हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों के लिए पढ़ना है आपने। सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ोगे तो उसके लिए आर्टिकल 129 रिस्पॉन्सिबल है, और हाई कोर्ट के लिए जब आप लोग पढ़ोगे तो हाई कोर्ट के लिए संविधान का अनुच्छेद 215 जो है इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखीय न्यायालय की भूमिका निभाता है। अच्छा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का होना क्यों जरूरी है? मैंने आपसे कई दफा कहा है कि जब कभी कोई डिसीजन दिया जाता है न्यायालय के द्वारा तो उसके एविडेंस के रूप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का होना जरूरी है, और कल को कोई जो है कोर्ट की अवमानना ना कर दे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कर दे, तो उसके लिए भी जो है अपने पास में रिकॉर्ड्स का होना जरूरी है। 124 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बातें हैं, 215 मैंने देखो ये बता दिया आपके पास में हाई कोर्ट का गया, और 120 में संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया, जिसमें हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात की गई है ना। तो ये क्या है आपका अनुच्छेद 129 इज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कहां पर? इन सुप्रीम कोर्ट। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इन हुज रेन द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। कह रहा है कि उदारीकरण का पहला चरण जो था वो किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। तो आप भली भांति इस बात को समझते हैं कि जब भी हम लोग लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें एलपीजी के कॉन्सेप्ट को ले आते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991, और सरकार के तौर पर चलेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार जो है इस समय मौजूद होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। जवाहर रोजगार योजना है ना 1989 में आई थी, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अतिरिक्त आय की तलाश में रत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना? नहीं। टू प्रोवाइड पेड एम्प्लॉयमेंट टू नीडी रूरल लेबर्स, बिल्कुल ये कथन मेरे को सही नजर आ पा रहा है कि जो ग्रामीण जरूरतमंद मजदूर हैं उनके लिए वेतनिक रोजगार देना, ये इसका प्रारंभिक जो है क्या रहा होगा, ऑब्जेक्टिव रहा होगा किसका? जवाहर रोजगार योजना का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? बी सही हो जाएगा। नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष आया था? ऑप्शन 1971, 82, 88 या फिर 1998। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव आप क्या ही पूछेंगे, जिसका नाम ही नेशनल लिटरेसी मिशन है। तो भारत में जो इलिटरेसी है, असाक्षरता है, उसको कम करना है, उसको दूर करना है, और साक्षरता की ओर, साक्षर भारत की ओर बढ़ना है। तो इसके जो है रूप में क्या लाया गया था? यहाँ पर नेशनल लिटरेसी मिशन को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
इन बैंक ट्रांसफर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PIN। जैसे आप लोग मान लीजिए अभी आपको पेमेंट कहीं भेजनी है, तो आप जब पेमेंट अमाउंट डालते हैं उसमें कि भाई 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपका अमाउंट जा रहा है, तो उसके बाद आपसे एक पिन मांगा जाता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? तो पिन का मतलब क्या है? पोस्टल इंडेक्स नहीं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं, है ना। तो ये क्या है? परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका 79th क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब लोग 80th प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए। राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखो, जब भी आप घाटे पढ़ते हैं ना, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के आप लोगों को घाटे पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है फिस्कल डिफिसिट, एक होता है हमारे पास में राजस्व यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, और एक होता है हमारे पास में विच इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, जरा इसको भी देखते हैं। इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डिक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड द, ये तो कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक मन नहीं है। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विद द इंडियन इकोनॉमी नहीं। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग द लोन्स, सॉरी एक्सक्लूडिंग द लोन्स, ये सही जवाब है। देखो, आप आम अर्थों में समझो, शायद ये वाली भाषा में ज्यादा समझ आएगी नहीं। देखो क्या कह रहा है, जब हमसे पूछ लेता है कि बेटा राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटे का आप एक सीधा साधा फॉर्मूला याद रख लेना और लिखना कि कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय यानी कि खर्चा। अभी जो कुल प्राप्ति आती है इसमें दोनों शामिल होंगे, यानी सर इसमें राजस्व प्राप्ति भी होगी, रेवेन्यू इनकम भी होगी, इसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी आएंगे, और साथ में इसमें पूंजीगत प्राप्ति भी आएगी। यानी कि जो है इसमें क्या आएगी? रेवेन्यू इनकम, है ना, रेवेन्यू जो आ रही है हमारे रिसीट के तौर पे, और एज वेल एज यहाँ पर कैपिटल भी होगा। और जो कुल व्यय होगा इसमें भी दोनों जुड़ेंगे, इसमें भी राजस्व यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जुड़ेगा, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा? पूंजीगत यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जुड़ेगा। अब यहाँ आपको एक और चीज समझना पड़ सकता है कई दफा कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, या रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम क्या है। तो जहां शब्द रेवेन्यू की बात आती है, तो रेवेन्यू चाहे वो आप ये कह लीजिए कि एक्सपेंडिचर की बात करो, चाहे आप लोग जो है उसमें प्राप्ति की बात करो, तो रेवेन्यूज में हमेशा क्या होता है? ये डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। सरकार का जो मतलब दिनचर्या का खर्चा है। अब डे टू डे का मतलब ये भी नहीं हर दिन, मतलब हर महीने जो होता है, सैलरी जाती है सरकारी महकमों में हर किसी कर्मचारी की, राइट। तो वो क्या है? रेवेन्यू। और कैपिटल गेन यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर सरकार ने मान लीजिए कि लंबे अवधि के लिए, दीर्घ काल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया और वहां से अब उनकी इनकम जनरेट होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क होते हैं, है ना, रोड प्रोग्राम्स बनते हैं, जैसे भारतमाला है, सागरमाला है। तो वो भारत सरकार की क्या है? वो एक जो रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है वो कैपिटल में, क्या आपने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से आपको इनकम होगी, कमाई होगी। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? राजकोषीय घाटा। और अगर सिर्फ आपको रेवेन्यू निकालना होता, सिर्फ और सिर्फ राजकोषीय करके आपको राजस्व घाटा निकालना होता, तो हम लिखते कि कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। तो वहां सिर्फ राजस्व देखते, जबकि यहाँ पर राजस्व के साथ में कैपिटल भी देखना पड़ रहा है, पूंजीगत भी देखना पड़ रहा है। तो इन चीज को देखना। और जब बात आती थी किसमें? प्राइमरी डेफिसिट में। तो प्राइमरी डेफिसिट में देखा जाता है कि जो हमारा कुल यानी कि टोटल क्या हुआ है? फिस्कल डेफिसिट हुआ है। तो टोटल फिस्कल डेफिसिट में से आप घटा दीजिए किस चीज को? जो हमारी लाइबिलिटीज है, देनदारियां जो हमने चुकाना है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग कह देंगे प्राइमरी डेफिसिट। एंड आई होप सो कि आपको डेफिसिट वाली चीजें समझ में आई भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है आपसे डिफरेंट नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड उससे जुड़ी हुई कंट्रीज। अब देखो, सबसे पहले विली विली। अब जैसे विली विली का बात आता है, तो विली विली हमेशा कहां पर आती है? ऑस्ट्रेलिया में आती है। यानी कि एक का तो दो ही होना चाहिए, तो पहला और तीसरा तो हटा दीजिए आप लोग, राइट। टैफू नाम से भी पता चल पाएगा, टैफू जो होगा ये कुछ जैपनीज जैपनीज नाम आ रहा है, तो दो के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? तीन आना चाहिए, दोनों में। लेट्स सी। फिर आता है यहां पर क्या? बगुयो। बगुयो का मतलब यहाँ पर फिलीपींस से है। और हॉरिकेन्स जो आता है, हॉरिकेन्स आते हैं कहां पर? यूएसए में। यानी कि सही सीक्वेंस बन रहा है 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4 कहां पर ऑप्शन है? 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप लोग बिना डाउट के ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले जाइएगा। ठीक है, ये साइक्लोन से जुड़ी हुई बातें हैं। एक तरफ है कैनाल्स के नाम, दूसरी तरफ किसको जोड़ती है? कील कैनाल जो है वो किसको जोड़ेगी गाइस? तो कील कैनाल जो है ये बाल्टिक सी को जोड़ती है, किससे? जो एल्ब एस्चुरी है, ज्वारनद है ना। तो एल्ब ज्वारनद मुख को जो है ये जोड़ती है। यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो, ये इंग्लिश में सू लिखना है इसको,
स्वेज नहीं, स्वेज तो ये लिखा ना डी में, ये सू है। और सू जो कैनाल है ये कहां पर है आपके सर, ये लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरोन से जोड़ती है। तो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर आप लोग जब जाओगे तो यहां पर क्या पड़ती हैं सर, यहां पर ग्रेट लेक्स आती हैं। और इन ग्रेट लेक्स में 5 फेमस लेक्स हैं। ट्रिक है उनको याद करने का, HOMES, लेक ह्यूरोन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक इरी और लेक सुपीरियर। इनमें से जो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील है, इनके बीच में जो कैनाल है जो इनको जोड़ती है वो सू कैनाल है। मैं अगेन कह रहा हूं, SOO लिखना है इसको, सू, राइट। और जो पनामा की बात करेंगे कि पनामा कैनाल जो है वो किसको किसको जोड़ती है, तो पनामा कैनाल जोड़ती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, और स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है, मेडिटेरियन सी को जोड़ती है रेड सी से। यानी सही जवाब क्या बन रहा है, पहले का राइट आंसर 2 बन रहा है, दूसरे का 4 बन रहा है, तीसरे का 3 ही रहेगा और चौथे का 1 आएगा। तो यानी कि राइट सीक्वेंस ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। अब देखो, टू द प्रेसिडेंट, जब आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 पढ़ोगे तो वहां साफ लिखा है कि देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दी जा रही है, क्या ये एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है, क्या राष्ट्रपति को ये मानना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था जी, और एक है आपके पास में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब आता है, ये आता है 1978 में, राइट है, ओके। अब 1976 के अधिनियम ने तो ये कहा था कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी वो बाइंडिंग ही रहेगी, लेकिन 44th ने कहा कि ठीक है हम मानते हैं बाइंडिंग रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति एटलीस्ट एक बार किस चीज के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि अभी भी राष्ट्रपति बाउंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति इज नॉट बाउंड, प्रेसिडेंट बाउंड है, लेकिन एटलीस्ट प्रेसिडेंट एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये कब लिखा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लिखा गया। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में आप जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आती है, जो कि बहुत दफा सवाल भी बना है। अनुच्छेद 71 में मैंने अभी अभी आपसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद के मामले जाएंगे। और 77 वैसे जरूरत तो नहीं, लेकिन समझ लो 77 में भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित कुछ क्या किए गए हैं, प्रावधान वहां पर किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या बन रहा था इसका, ए बन रहा था। एक साहित्यिक कृति है रत्नावली, अभी अभी बताया कि रत्नावली हो गया नागानंदा और प्रियदर्शिका, ये किसने लिखी है, हर्षवर्धन जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए लिख लो। मैं समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं कि जिसमें समय जाया किया जाए। अब कुछ हमारे पास में क्या आते हैं, हमारे पास में कुछ आते हैं सवाल कंप्यूटर के। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रीअरेंजिंग स्लाइड इन पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले प्रेजेंटेशन लाइक थंबनेल इन स्लाइड, राइट। सॉरी, देखो तो इसका सही जवाब क्या है, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर। ये तो भाई गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं आपको चलो बता देता हूं, इसका जो सही जवाब आता है ना वो स्लाइड शॉर्टर ही आता है। अब ये स्लाइड शॉर्टर दो जगह आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, कोई एक मान लो, डी को हटा देते हैं, स्लाइड शॉर्टर मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 कह रहा है कि एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फॉन्ट, लेआउट या बैकग्राउंड होता है। तो भाई मान लीजिए, अब देखो अगर आप लोग चलाते हो, आप शायद कम चलाते होंगे, अब जैसे मैंने प्रेजेंटेशंस बनाता हूं, तो जब भी मैं किसी ऐप पे जाता हूं तो वहां पर पहले से टेम्पलेट बने होते हैं। तो टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट विच ऑलरेडी हैज फॉन्ट, लेआउट एंड बैकग्राउंड। ये आप लोग ध्यान से समझना, है ना। नहीं समझ आए बता देना, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट प्रॉपर दिखा दूंगा कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, राइट। चलिए 87th सर्टेन्स द आउटलाइंस ऑफ वेरियस स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो भाई आप एक चीज बताओ कि किस में जो है प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होगी। जब बाहरी रूपरेखा लिखी दिया तो आउटर सेक्शन ही तो होगा। तो इसका राइट जवाब क्या आएगा, यहां पर आउटर सेक्शन की जो है बात करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसको सही लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 88। द इलेक्ट्रॉनिक पेज इन एनी प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। किसी भी प्रेजेंटेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्लाइड कहेंगे कौन सी, ई स्लाइड। इसका राइट आंसर ई स्लाइड लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लिखा है ना, तो ई स्लाइड विल बी द राइट आंसर। ई हमेशा इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए
प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल। अब आप लोग प्रिंट देते होंगे तो आपको पता चल गया प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, है ना। ऑप्शन नंबर ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट। ये तो गड़बड़ी हो गया, पता नहीं क्या है, डिलीट तो हो ही नहीं सकता। अब लिख रहा है कि सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटर, ये अधूरा हो गया ना। आप यूं समझो कि इसका आंसर संभवतः सी होगा। देखो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक डॉक्यूमेंट है, अब जब मैं इसमें प्रिंट कमांड में जाऊंगा तो प्रिंट कमांड में पहले वो मतलब एक प्रीव्यू देगा, मुझे देगा कि नहीं। और प्रीव्यू में मुझे सेलेक्ट करना है कि बोथ साइड करना है, सिंगल साइड करना है, कलरफुल रखना है या मतलब जो है ग्रे स्केल में रखना है, राइट। कितनी कॉपीज आपको निकालनी, कौन कौन से पेजेस निकालने, तो इसका एक प्रीव्यू तो है। तो प्रीव्यू हमें क्या चेक करवाएगा कि भाई हमें डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। तो इस हिसाब से वैसे तो ऑप्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतने सटीक नहीं है, लेकिन ई के साथ में हम मेजोरिटी बेस पर चल लेते हैं, उसका सही हो जाएगा। रिसेंटली जो है किस संगठन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि NESTS, इसके द्वारा शुरू किया गया है 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों को, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग वाले पार्ट की तरफ। जैसे मास इज रिलेटेड टू द किलोग्राम्स, तो वैसे ही जो है फोर्स इज, आप देखो सीधी बात है कि बल का अगर आपसे क्या पूछेगा, SI यूनिट पूछेगा, तो इसकी जो है कौन सी होगी SI यूनिट, तो इसकी क्या हो जाएगी, दैट इज न्यूटन हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी लिखना चाहिए इसका ना। तो SI यूनिट की जब भी बात करेंगे तो न्यूटन यानी कि ऑप्शन नंबर बी लिखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, देखो हाँ पहली बात तो भाई ये धुंधला लिख दिया। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, फाइंड द नंबर अपोजिट ऑफ 2। अब पहले तो यहाँ पर देखो ये है 2, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं इसमें। ये है हमारे पास में 2, इधर है 4, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये है 6, इधर है हमारे पास में 5, 1 एंड इधर है 6। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 3, 5 एंड 4। अब 2 के अपोजिट पूछे, किसी दो को हम लोग जो है कॉमन यहाँ पर जो है ले सकते हैं, राइट। किसी भी दो को हम लोग कॉमन जो है यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे 2, 4 और 6, मैंने ये पहला डाइस लिया और चौथा लास्ट वाला जो डाइस लिया है ना। तो इसमें क्या है हमारे पास में, लेट कीजिए 5, 3 एंड सॉरी 5, 4 एंड 3 आएगा ना, 5, 4 एंड 3। तो इसका जो सही सीक्वेंस मेरे ख्याल से बनना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है 2, 3, 5, 5 के अपोजिट 2। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो आपको सही नजर आता है वो ऑप्शन नंबर हमेशा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर सी इसका बन जाएगा। नेक्स्ट आंसर आइए, कह रहा है कि assume the following statement to be true even if they seem to be a variance with commonly known fact and decide which of the conclusion logically follows from the statement। निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ऑल लीडर्स आर पॉलिटिशियंस, ऑल लीडर्स आर पॉलिटिशियंस, लीडर्स क्या है, ये पॉलिटिशियंस है, राइट। ऑल लीडर्स आर पॉलिटिशियंस, होल्ड ऑन। फिर कह रहा है कि सभी राजनेता वक्ता भी हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर, ये पॉलिटिशियंस मान लेते हैं, और ऑल पॉलिटिशियंस आर क्या है, सभी पॉलिटिशियंस ये हैं आर स्पीकर, वक्ता है। तो ये क्या हो गए, लेट कीजिए स्पीकर हो गए। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑल लीडर्स आर स्पीकर, सभी लीडर जो है वो स्पीकर हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं सभी लीडर क्या है वो स्पीकर हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर लीडर, ऑल पॉलिटिशियंस आर लीडर, है ना। तो इसमें क्या है, नीदर 1 नॉर 2, ओनली सेकेंड कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन ठीक है सही आ रहे हैं, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोड। तो 1 में क्या था, कंक्लूजन में 1 कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है कि ऑल लीडर्स आर स्पीकर, सभी जो है राजनेता वो क्या स्पीकर हैं। ये कथन अपने आप में सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका लिख लेना। निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं भाई, अब इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा लॉन्ग फॉर्मूला, लॉन्ग मेथड के लिए आप लोगों के लिए एज होमवर्क छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसको करेक्ट कर दीजिएगा। मैं आपको इसके आंसर्स की तरफ ले चलता हूँ। इसका आंसर आपको 24 निकालना है। तो अभी आंसर कैसे निकलेगा प्लीज कॉमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, है ना। अब देखो यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे EMBE ZZLE, इसको लिखा जाता है एज MEEBZZEL। तो ठीक वैसे ही
जो हमारे पास में क्या है, मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो इजी है कैसे। आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर ये क्या हो रहा है, ये क्रॉस फॉर्मूले पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है ये सर, ये क्रॉस फॉर्मूले पे काम कर रहा है। देखो ई को पहले हमने सेकंड पोजीशन में रख दिया, एम को फर्स्ट पोजीशन में, ऐसे डी को करो, है ना, बी को, मतलब ये बी था ना, देखो बी इधर आ गया, ई इधर, ऐसे जेड, जेड को आप कहीं भी करिए, जेड जेड ही रहेगा, और ऐसे जो है ई और एल। अब यहां सेम करते हैं, ये देखो, यानी कि सबसे पहले इधर क्या आएगा, देखो ये आएगा पहले ए, एम चला जाएगा इधर, एक्स और आई में भी सेम चीज हम लोग क्रॉस कर देते हैं, इधर आई आ जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आई और एम को भी क्रॉस कीजिए, इधर आई इधर एम, यहाँ पर जो है ई और जेड को जो है क्रॉस कीजिए, ई और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा, यानी कि सही सीक्वेंस बनेगा ए एम आई एक्स आई, ए एम आई एक्स आई एम ई जेड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सत्यवचन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प। देखो एक चीज बताओ, सबसे पहले क्या होंगे, गहने होंगे, सोना होगा, सुनार होगा, आभूषण की दुकान होगी या दुल्हन। तो भाई सबसे पहले तो गोल्ड होगा ना, सबसे पहले तो सोना ही होना चाहिए, जब सोना होगा तभी तो बाकी चीज, तो जहां दो नहीं पहले इसको हटाओ, हट जाएगा, ये तो गलत हो गया, है ना। अब सोना है तो सोने से क्या होगा, अब बताओ पहले गहने बनेंगे या पहले सोने को सुनार के पास भेजा जाएगा। तो पहले सुनार के पास भेजा जाएगा, यानी कि 2 के बाद 3 होना चाहिए, आंसर आ गया 2 के बाद 3 ही होगा। सोने के बाद जो है ये सुनार पे गया, सुनार ने इसके गहने बनाए, गहने फिर आभूषणों की दुकान में गए, गहने यही तो जाएंगे ना, और यहाँ दुकान से दुल्हन ने गहने लिए और गहने पहने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 96 का। 97 में जरा इस क्रम को समझने का प्रयास करना। संख्याओं को उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के साथ या उनके समान ही होता है। अब जैसे 7, 16 और 34 है, तो वैसे ही इनमें से और क्या आएगा। अब इसको पहले थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि 7, 16 और 34 आया कैसे। देखो इसमें करना क्या आपने, जैसे 7 जो है इसमें आप प्लस कीजिएगा 9, तो 7 में 9 जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 15, 16, यानी ये बन रहा है 16। और ये जो है इसी में जो ये 16 निकल कर आया ना, इसी 16 में आप जोड़ेंगे 18, तो कितना होगा, 16 दूनी 32, 33, 34, कितना बन रहा है, 34 बन रहा है, यानी हमने प्लस 18 का एडिशन किया। सेम करते हैं हम लोग हर जगहों पर। अब मान लीजिए अगर मैं 10 के साथ में 9 जोड़ू तो 10 और 9 19 होना चाहिए, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 19 में 18 नहीं हो रहा है, ये तो 18 दूनी 36, 37 आना चाहिए, यानी कि ये वाला जो है दूसरा, ये तो गलत है। ऐसे आप यहाँ जोड़ेंगे, 23 में जो है 9 जोड़ो, तो 9, 10, 11, 12, 32 नहीं हो रहा है, 31 तो निकल ही नहीं रहा, ये तो गलत चला जाएगा भाई मामला। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस लॉजिक को लगाना है इस डी वाले ऑप्शन में। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे हमने क्या किया, हमने किया 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58, और 58 में आप 18 जोड़ो, 8 और 8 कितने होते हैं, 16, 16 का 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 76 हो जाएगा, सही बन रहा है। तो इस सीक्वेंस के मुताबिक सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बात कर लेते हैं। विच लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज को देखना है आपको भाई, ए बी सी डी पढ़ने होंगे, ए बी सी डी पूरे पढ़ने होंगे, आई जे के एल एम, ये नीचे लिख दो इसी के, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें क्या करना है जी, आपने -2 का फॉर्मूला लगाना है। z, देखो ये z है ना, z में से 2 माइनस, मतलब माइनस कर दीजिए, तो -2 पे कौन सा आ रहा है, -1 किया ना, तो 2 पे कौन आ रहा है, x, x के बाद फिर v के बाद फिर क्या आ रहा है, t के बाद आ रहा है r के बाद आ रहा है p। आंसर इससे इजी कुछ ढूंढ पाओगे तो बताओ मुझे, p लिख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। 6 के बाद 18 फिर 14। अब ऐसे मत करना कि 6 2 12 6 18 फिर 14 8 14, ऐसे तो आ नहीं रहा है। तो इसको फॉर्मूला को कैसे लगाना, देखो ध्यान से समझना, ये आएगा ऐसे 6 इंटू 6/2 करके देखो जरा। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर आप 6 का 2 से डिवीजन करोगे तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 12 6 3 18 आएगा। ऐसा ही आप कहां पर काम करोगे, इस 14 में करोगे। देखो इसको फॉर्मूले में पुट करो, 14 इंटू
14/2, 14/2 कितना होता है सर? ये 7 होता है, तो 14 इंटू 7 कीजिए और 14 का पहाड़ा बोलना है आपने। 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 19। 14 से 98 होता है ना, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 98। यही होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 98। लास्ट अंतिम प्रश्न की ओर। जैसे ड्राइवर के लिए 12 लिखा हुआ है ना, पेडेस्ट्रियन के लिए 20 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही एक्सीडेंट के लिए क्या आएगा? अब जरा यहां समझो, ड्राइवर में कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट हैं, तो 6 अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये बन गया 12। ऐसे ही जो है PED यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहे हैं हमारे पास में 10 अल्फाबेट। 10 को 2 से गुणा करा, हमारे पास संख्या आ गई 20। ऐसे एक्सीडेंट में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट आ रहे हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 8 दूने 16, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 16। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था। सो ये आज हमारा सेट नंबर 44 का पार्ट 2 है। जैसा मैंने आपसे साझा किया है कि मैं अभी कुछ दिनों तक रेस्ट पे हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम जरूर कर रहा हूँ, लेकिन जो काम की एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों तक जरूर साझी कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा इतनी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई है। अगर समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो साथ में लाइक भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।